अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर में। हूँ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना साहब और ताहिर मलिक साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है ज़ेर सदारत उनकी एक काबीना का इजलास था और उस इजलास में जो है कई बातें की गई, कई जो है डिस्कशन के पहलू रहे उसमें जो, लेकिन आज जो है मेन बात ये रही कि PTI पर पाबंदी के लगाने के हवाले से जो है वो डिस्कस करने थे मामला, तो वो मौखिर हो चुके हैं फ़िलहाल। और उसके अलावा उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो गदर मचाने वाला टोला है आज नए हथकंडों से पाकिस्तान को जो है वो उनके खिलाफ वारदातें कर रहा है, ऐसी कोशिशें कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अच्छी थी बात कि अगर हम मुज़ाकरात से मिल बैठकर बातचीत करके जो है तमाम इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व कर लेते। हम देखते हैं कि नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी कई बार कह चुके हैं, पेशकश कर चुके हैं मानी PTI को कि आएँ और मुज़ाकरात करते हैं। तो अब आगे क्या होने जा रहा है PTI की सियासत में, क्या ऑप्शंस रह गए हैं PTI के लिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि अदलिया और अदलिया का रोल आज को अगर हम देखें या माजी को देखें, आज जजेस साहिबान जो है कितना खुलकर बात करते हैं, या पहले अदलिया उस तरह से आज़ाद नहीं थी या आज आज़ाद है, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का जो हुकूमती इख्तियार है वो ख़त्म करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को देने की तैयारी कर ली गई। हुकूमत आखिर महंगी IPPs के खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं है? उधर चीनी IPPs जो हैं कैपेसिटी चार्जेस पर नजरसानी से जो है इनकार कर दिया उन्होंने। वज़ीर मुमलिकत जो कहते हैं वज़ीर मुमलिकत ख़जाना के हमें एहसास है मगर हमने करना कुछ नहीं है। मलिक साहब, आपसे आज का प्रोग्राम आगाज़ करेंगे। क्या समझते हैं, आज जो है वो वफाकी काबीना का इजलास था शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें कई बातें हुई, कई डिस्कशन हुए, कहीं कहीं उनका मोराल ज़रा डाउन भी रहा, आपने देखा ही होगा बात करते हुए। लेकिन फ़िलहाल जो है उन्होंने PTI पाबंदी का जो फैसला था उसको मौखर कर दिया है। मुखर किया ज़रूर किया, मगर पूरी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। असल इन्फॉर्मेशन ये है कि वज़ीर दाखिला अपना मोहसिन नकवी ने जो कैबिनेट को अपडेट किया वो ये किया कि हमारे पास ऑलरेडी इतने प्रूफ हैं कि खान साहब पे आर्टिकल 6 लग सकता है यानी कि बगावत का मुकदमा कर सकते हैं PTI के अपना जो टॉप लीडरशिप है। जो एक रीज़न मुझे समझ आई है, जो इन्फॉर्मेशन भी मिली, उन्होंने ये कहा है कि हमने ये जो सील किया है, कोई वायरिंग ख़राब थी शायद उनके दफ्तर की, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान पता है कि चीज़ें तो बड़ी क्वालिटी की हम रखते हैं, तो किसी दफ्तर में अगर वायरिंग ख़राब हो तो उसको सील कर दिया जाता है, तो इसीलिए PTI का दफ्तर भी सील है। अब वो कह रहे हैं कि हमें जो फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली है ना, जिस पे हमारे इदारों की जो इब्तदाई असेसमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें टेररिज्म से भी लिंक बन रहे हैं, एंटी स्टेट भी इंफॉर्मेशन स्टैब्लिश हो रही है, वो कह रहे हैं साबित हो रही है, और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ भी साबित हो रही है। कुछ इस तरह से कहा गया कि यहाँ से एक पूरा नेटवर्क था जो पूरी दुनिया में फैलाया गया था और इन सब को पता था, ये चीज़ें बनाते थे, कुकिंग ये करते थे, ये यहाँ से वो उनको वहाँ देते थे, वो पूरी दुनिया में फैलाते थे। तो वहाँ पर तो सुनने में आया कि वजारत दाखिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था कि आप 2-3 दिन दे दें, हम आपको गारंटी करते हैं, हम इतनी वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि 100% सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो ये तो आपके जो मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरी तरफ से वो जो मैं बात कहा करता कि PTI के लिए आने वाले दिन सख्त होंगे, खान के लिए दिन सख्त होंगे, वो होंगे नहीं, वो शुरू हो चुके हैं। और पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है, जिसमें आपका ISBR भी शामिल है, आपका वज़ीर आज़म भी शामिल है, आपके सारे वुज़रा शामिल हैं, सब एक चीज़ पे इकट्ठे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के वहाँ बिजली के बिल पे इकट्ठे हैं ना, इस तरह आपकी हुकूमत, आपके रियासी इदारे, सारे जो पावरफुल लोग हैं वो एक चीज़ पे इकट्ठे हैं कि 9 मई में पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान फ़ौज की इंसल्ट की गई है, मुल्क से गद्दारी की गई है, मुल्क की अहम जो जगह है उन पर हमला किया गया और इसकी सज़ा होगी। इससे आगे अब क्या बोला जाए? ठीक है राना साहब, अब 9 मई तो चले हो गया और चेयरमैन PTI जो है बानी PTI उन्होंने भी कह दिया कहीं ना कहीं कि पुराना एहतजाज की हमने कॉल तो दी थी। तो क्या लगता है आपको कि एहतजाज तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हो गई, कहीं ना कहीं चूक गए हैं वो? नहीं, मैं तो ये तो फैसला अदालतों ने करना है कि उनसे गलती हुई है या नहीं हुई, और वो तो बार बार कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए ताकि इसकी बाकायदा तहकीकात हों और ओपन कोर्ट होनी चाहिए तहकीकात। और जिन जिन लोगों ने 9 मई को रियासत से टकराए, रियासत से नहीं बल्कि जिन्होंने हमारे शोधा की बेहुरमती की, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो लेकिन जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, जिनके लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग बिजली के बिलों पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, अफसोसनाक मुकाम यह कि ये हुकूमत बजाय
जो अवाम का फोकस है, जो अवाम के मसाइल हैं, उन पे फोकस करने के बजाय 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, अपनी नाअहली और अपनी जिसे कहना चाहिए ना कि छोटेपन को छुपाने के लिए उनके पास एक 9 मई का जवाब आ गया है, ठीक है, उसके पीछे छुप रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इमरान खान इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अगर होता तो अब तक 1 साल में अब उसका कुछ ना कुछ हो गया होता। ओके। लेकिन इमरान खान खाली ये ना समझे कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसकी एक बैनुल अक़वामी हैसियत है और उस हैसियत को कोई डिफेम नहीं कर सकता। ठीक। कल जो आप पढ़े अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मैथ्यू मिलर का जो बयान है, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये को तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा वो कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि हम ये गिरफ्तारियों को देख रहे हैं। और इससे भी भयानक बात सुन लें, बरतानिया के 22 पार्लियामेंटेरियंस ने मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऐलान किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। और वो पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन से राब्ता कर रहे हैं और राब्ता करके इमरान खान की जो ये गिरफ्तारी है इसके खिलाफ वो जनाब अली एक मुहाज बना रहे हैं। और फिर एक और उसमें उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो बड़ी खौफनाक है और हम इस हवाले से तशवीश का इज़हार करते हैं। वो आप ज़रा समझें कि यहाँ पे जो मर्ज़ी आपने तय किया हो इमरान खान का फ्यूचर, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पे अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा वो कुछ और नज़र से इस मामले को देख रहे हैं। ठीक है ना। और इमरान खान की गिरफ्तारी और दीगर गिरफ्तारियां जो हैं उनको किसी और तरह देख रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है इमरान खान पे हाथ डाल देना। ठीक है। ये खाली और वो नहीं है कि आपने वो मुझे क्यों निकाला और खुद पाकिस्तान से निकल के लंदन चले गए। वो यहाँ खड़ा हुआ देख रहा है और उसे भी इस बात का पता है कि उसका वजन बहुत है। ठीक है। अब ये देखें, मैं फिर एक चीज़ को क्लियर इसलिए करना ज़रूरी समझ रहा होता हूँ कि 9 मई जिन लोगों ने भी किया, ठीक है, उन्हें अदालतों को अब तक सज़ा दे देनी चाहिए थी। ठीक हो गया। अदालतों के हाथ पकड़े हुए थे किसी ने, हुकूमत भी आपकी, मशीनरी भी आपकी, ठीक है। नवाज शरीफ को तो आप जो है घर बैठे सारा कुछ दे देते हैं। आप कहते हैं जी एक सड़क पे खड़े हुए शख्स को बुला के कहा आप तुम्हें इंसाफ दे दें, और भाई एयरपोर्ट पे खड़े हुए शख्स को बुला के कहा क्या है आपको इंसाफ दे देते हैं। आप सड़क पे खड़े हुए आदमी की बात कर रहे हैं। सो मैं 9 मई के हवाले से जी मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसे ज़रा एहतियात से खेलना चाहिए और हुकूमत को ये बात समझ आ गई क्यों आई। ये मैं ज़रा बात चूँकि लंबी हो गई, मैं फिर अगले उसमें बात करूँगा। मलिक साहब, अब जैसे कि 9 मई की बार कहते हैं कि जी इंतशारी टोले को जो है हम नहीं छोड़ेंगे या जो भी उसमें मुलव्विस था उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि हुकूमत की जानिब से कोई इनको जो है ना इसमें रियायत नहीं मिल सकती। इसीलिए तो एक कल से जो नई जो मिलिट्री अदालत की बहस यहाँ से तो शुरू हो गई है। और आपको याद है जब अपना ISPR के जो जनरल साहब हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी अदम एतमाद किया अदलिया की कारकर्दगी पे। और अपना वज़ीर आज़म को भी देखे ना, वो भी कह रहे हैं कि जनाब अपना इन्होंने वेबसाइट्स पे प्राइम मिनिस्टर को सॉरी आर्मी चीफ की ऑफिशियल वेबसाइट से पाक फौज के खिलाफ बातें सामने आ रही हैं। दूसरी जो चीज़ है जो मैं पहले भी बात कर रहा था, जो वजारत दाखिला ने जो चीज़ें उन्होंने सारी की सारी वो मुरब्बा पूरा बना के ना पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा ये देखें ये ट्वीट भी खान साहब ने खुद किया था, इन्होंने वापस नहीं लिया, इन्होंने उस पर नहीं किया। फिर 71 की वॉर के हवाले से आज की आर्मी क़यादत का उस क़यादत से पूरा एक आपने वीडियो की, आपने उस पर वापसी नहीं की। तो एविडेंस तो बेशुमार है। इससे पहले मुझे याद है 2-3 इंटरव्यू भी खां के हुए हैं। वो खां का एक नया फार्मूला आया था कि किसी कोई सवाल भेज दे जेल में तो आप उसके जवाब दे दें, वो भी आप पढ़ लें सारे। तो मेरा ख्याल है जो नून को बड़ा सूट करता है, जो ये मेरी राय है, नून को सूट यही करता है कि ये PTI की ये पोजीशन स्टैब्लिश हो। पता नहीं वो है कि नहीं है, ये चीज़ स्टैब्लिश रहे कि ये आर्मी चीफ पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है। ये इन्वॉल्व है क्योंकि उनको फ़ायदा है, पॉलिटिकली उनका गेन है। ठीक है, उनका गेन है क्योंकि पॉलिटिकली अगर एस्टेब्लिशमेंट से एक आप उनकी अपोजिशन देखें और जो पॉपुलर अपोजिशन है अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से अंगेज रहेगी तो बेनिफिशरी कौन होगा, ये तो पक्की बात है नून है। और दूसरी बात है, मैं जो ख्वाजा आसिफ की वो जो मोहब्बत है उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। वो तो
बहुत ही ज़्यादा लविंग है ना, वो तो इतना उनको कई दफ़ा मोहब्बत कह है। चुके हैं। हाँ, उनको कहते हैं यार मावी क्यों नहीं मांगते। अब देखो वो किस चक्कर में, उनको पता है कि काका फौज को तेरी खैर थे है नहीं, फौज है तेरा चढ़ नहीं। अब वो उसकी जो मकबूलियत है ना, जो उसका इमेज है, हाँ इज ए इमेज। हर दुनिया में जितने भी लीडर्स होते हैं वो रियलिटी में हम सारे इंसान एक जैसे हैं, हम सारे खाते हैं, सोते हैं, हमें खारिश होती है, कोई हमारे फ़र्क नहीं है। लीडरशिप इज़ ए इमेज। हाँ एक लोहे का इमेज है, हाँ एक ऐसा इमेज है जो शिकस्त नहीं मानता, हाँ कि ऐसा एक इमेज है को 5 दिन लड़ता रहता है, गेंद उसी स्पीड से कराता है, थकता नहीं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस चक्कर में आ जाए, क्योंकि वो समझते हैं वो रोटी को चोची कहता है और वो फ़ौरन अखबार पढ़ेगी, यार ख्वाजा साहब ने कहा वो माफ़ी मांगी, तो मैं फ़ौरन कहता हूँ ख्वाजा साहब मुझे मैंने माफ़ी मांगी। उससे दो नुकसान है, एक तो वो जो इमेज है, जो यू आर योर इमेज, यू आर योर रेपुटेशन, तो वो चाह रहा है उसकी जो ईगोइस्ट और एक स्ट्रॉन्ग मैन की जो सुल्तान राय की या एक फाइटर की अगेंस्ट पावरफुल जो इमेज है ना, वो किसी तरह वो टूट जाए। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये खां से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की सियासत से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान में अमल लाने की, हाँ को फंसाने की ये अपना मफाद है। राना साहब आप भी यही समझते हैं? अब देखिए आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम तो भाई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बात करने को अगर कोई आए तो हम उससे एक्सेप्ट करेंगे, उससे बात करेंगे। देखिए बात यह है कि अगर आप मुज़ाकरात करने को तैयार है ना, तो आप अपने किरदार से साबित करें ना। जिस तरह अभी पिछले 5-7 दिन में पीटीआई के वर्कर्स उठाए गए हैं, वो फवाद हसन साहब के जो भाई हैं उनको जिस तरह उठाया गया, और मैं तो मुझे दुख हो रहा था जब वो पेश हुए हैं और जब साफिया ने सवाल किए। रऊफ साहब वाज नॉट इन फुली इन सेंसेस में नहीं थे। तो ये दुख की तकलीफ की बात है, ठीक है ना। क्या हम अब इस सतह पे चले गए कि हम सियासी मुखालफत में लोगों को इस सतह पे टॉर्चर करेंगे और इस तरह होगा। और एक चीज़ और सुन लें, देखें अगर इमरान खान या पीटीआई वो पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट के अफसरों पे अपने वेबसाइट से सारा कुछ करती है ना, तो मैं इस प्रोग्राम में मुतालबा करता हूँ कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है। लेकिन मैं साथ ये भी मुतालबा करता हूँ कि माजी में जिन जिन लोगों ने इसी तरह के बयानात दिए, जिनकी मौजूदगी के अंदर नारेबाजी हुई पाक फौज के खिलाफ, ठीक है ना, अब लाहौर में आसमा जहांगीर उसमें मरियम साहिबा खड़ी थी और मरियम साहिबा ने शाबाश दी। और नवाज शरीफ साहब के वो वीडियो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने बड़े हीनियस इल्जामात लगाए, ठीक है, नाम लेके लगाए। उन्होंने तो बहुत सारे दहशतगर्दी, कत्ले आम, ये वो खाते डालने की कोशिश की। फिर फजलुर रहमान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, अमल वली खान जो कुछ कह चुके हैं, ठीक है, और पीर पगाड़ा जो कुछ कह चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि फिर दूध का दूध, अचक जई साहब, मैं ये चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी एक दफा हो। इंसाफ और सबके साथ। जिन लोगों ने इदारों के ऊपर भुगतान लगाए, इदारों के अफसरों के ऊपर भुगतान लगाए, उन सब पे फिर एक दफा कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप सिर्फ इमरान खान के खिलाफ करते, तो इसका मतलब ये कि आप इमरान खान से जाती तौर पे कोई वो है। अदरवाइज तो ये कि इससे ज्यादा वो वीडियो की जो बात है तो वो तो नवाज शरीफ भी शेयर कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या। तो एक दफा हमें ये ज़ाब्ता इखलाक बना लेना चाहिए कि वो मेरा अच्छा तालिबान तुम्हारा बुरा तालिबान से निकल के हमें एक लाइन बना लेनी चाहिए कि जी जो जो ये कर रहा है वो सब इस साइड पे हैं और उन सबको सजा मिलनी चाहिए। बस खत्म हो गई बात। ठीक, मलिक साहब आपको लगता है पीटीआई की सियासत जो है वो बंद गली में जा चुकी है, कोई वे आउट नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं नजर, मुझे जहाँ तक एक क्या पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, दैट इज सम बिसाइड द पॉइंट। रियासत तो मुझे नहीं लगता उनको कोई रास्ता देगी, लेकिन रियासत का एक नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन, वो मेरे से जो आपको पता है जो उनके साथ इलेक्शन कमीशन के इख्तलाफ आता है वो सबको पता है। कभी निशान का रफड़, कभी उसका रफड़, कभी मखसूस सीटों का को लड़ाई। पार्टी के 2 इलेक्शन हुए हैं, वो दोनों नामंजूर हुए। मैं रियासत की नुमाइंदी, दूसरी रियासत की नुमाइंदी आपकी हुकूमत है। आपका वज़ीर आज़म जो है दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का, अपने साबिक वज़ीर आज़म के बारे में कह रहा है कि ये मेरे आर्मी चीफ की को ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो मतलब इससे आगे किधर जाए? आपका तो मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई चांस है। तो फौज के जो तर्जुमान है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप खुद ही सुन लें, वो आप सुन लें। तो मेरा ख्याल है कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो जाए, एक्स्ट्रा कोई फैक्टर आ जाए, वो हो सकता है।
मेरे हिसाब से इंटरनल जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सेटअप है, जो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत जिसको हम कहते हैं हुक्मरानी के एतबार से, उसमें मुझे 99% खान के लिए कोई कमरा, कोई प्लेस, कोई रूम नजर नहीं आ रहा। ठीक है राना साहब, आपको क्या लगता है प्रेजेंट सेटअप में कोई वे आउट हो सकता है इमरान खान साहब के लिए? कोई ऐसी सिचुएशन, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए, क्या कुछ हुकूमत की तरफ से नरमी की जाए? हुकूमत तो किसी जोगी नहीं है ना, इमरान खान की हुकूमत से कोई लड़ाई है। हुकूमत तो अपने खुद भी कहता है वो बेल आउट ले ले तो बड़ी बात है जो उन्हें अब नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, वजीर खारजा गए हुए चीन, एक दिन और रह गया, आपको लग पता जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं है। और अभी ये जो मलक प्यारा अभी वज़ीर आज़म मेरे प्यारे की जुमले सुना रहे थे कि मेरे आर्मी चीफ को कोई कुछ कहे तो मुझे वो होता है, तो अपने भाई को का मुंह बंद क्यों नहीं किया जब उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए वो जुमले कहे थे? ये अपनी भतीजी का मुंह क्यों नहीं बंद किया था जब वो अलन अलान उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए सब कुछ कहती थी? आज ये मोहब्बत जाग गई है, ये अचानक जो दिल में मोहब्बत पैदा हुई है, आज ही पैदा हुई है। उस दिन उन्होंने अखबार नहीं पढ़े थे, अखबार नहीं पढ़े थे, नहीं गुजरांवाला के जलसे में भी नहीं थे, वो जो बराह रास्त हुआ था वो गुजरांवाला के जलसे में भी नहीं थे। ठीक, तो अब आप जो सवाल कर रही हैं ना कि क्या इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश बनती है कि नहीं, तो मैं बार बार जब मलक भी इस प्रोग्राम में बार बार एक बात कहता है कि ताकत ने यूं कर देना है, ताकत ने यूं कर देना है, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, ठीक है, एक स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता है, सही, ठीक है, और स्क्रिप्ट वही अमल होता है जो अल्लाह ने लिखा होता है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि ऐसा लगा कि लॉजिक गया है, मुक गया काम, ठीक है, और वो बीच में से हीरो बन के निकल आया, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं, मैंने नेल्सन मंडेला भी तो 10 साल जेल रहा है, क्या हो गया यार डार्लिंग? 21 साल 21 ईयर्स, ठीक है, तो क्या हो गया? अगर इमरान खान ये बहुत ज्यादा जिंदा इतना खतरनाक नहीं है जितना वो मरा हुआ खतरनाक होगा, ये बात आप याद रखिएगा मेरी, और हमें इस बात को समझना होगा कि अन्ना की वजन पाइए जितना हम भी बर्दाश्त कर सके, आपने हमारे ऊपर आए तो, ठीक है ना। ठीक, अभी तक हम जुल्फकार अली भुट्टो का जनाजा उठाए फिर रहे, ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा कि अब हम मजीद शायद जनाजे नहीं उठाने की पोजीशन में, इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात ही रखनी चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अगर कहीं कुछ हुआ है, पीटीआई को भी बिल्कुल बैकफुट पे आना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और अपना एग्रेशन से बाहर निकल के, एक जुमला सुन ले, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान के हवाले से थोड़ा सा मामलात को जरा नरम रख के चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये दो रियलिटीज हैं और दोनों रियलिटीज को माने बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है साहब, जरा एक बात और बताते जाएं, फिर मलिक साहब की जानिब आऊँगी कि ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चलो कर ही देते हैं वो जिस भी तनासुर में, लेकिन मरियम साहिबा जो हैं उनके हर दफ़ा जो बयान होते हैं वो बड़े शिद्दत पसंदाना और काफ़ी तल्ख जुमलों का वो इस्तेमाल करती हैं, क्या वजह है? ये सुन ले, अगर आपने बड़ा अच्छा अचानक ही सवाल कर दी। आज पीपल्स पार्टी के जो डिप्टी सेक्रेटरी इतलात है ना, फैसल मीर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी हमने आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और नून की हुकूमत के अलाई इत्तेहादी, हमने उनकी सालगिरह मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान के लिए दरख्वास्त दी जो मरियम साहिबा ने रिजेक्ट कर दी है। और उनका कहना जुमला सुन लें, उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा हमारे साथ वो ही कर रही हैं जो वो माजी में बेनज़ीर भुट्टो के साथ करती रही हैं। और जुमला सुन लें, उन्होंने कहा कि हम महंगाई पे खामोशी इख्तियार करके नहीं बोल रहे, इससे पीपल्स पार्टी को शदीद नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। अब मरियम साहिबा के तो खुद अपने इत्तेहादी जो हैं वो बोल रहे हैं, और
किसने कल कहा कि हुकूमत को वावडा ने, इसके पीरो मुर्शद ने कहा कि हुकूमत को खतरा पीटीआई से नहीं है, हुकूमत को खतरा खुद हुकूमत से है, अंदर बैठे लोगों से। मरियम साहिबा के खिलाफ इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है कि आप सोच नहीं सकती, क्योंकि वो पार्टी को एक डिक्टेटर की तरह चला रही है। ना वो किसी की बात सुनती है, ना उन्हें वो किसी की बात सुनने को तैयार है। इवन ये कि वो पीपल्स पार्टी को कुशन देने को तैयार नहीं। इससे पूछे जरा, अब मैंने बोल लिया, इसे पूछे जो पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुआहदा हुआ था उस पर क्या अमल हुआ है? दसो जी, बताएं मलिक साहब। देखिए ना, उसकी भी एक पॉलिटिकल रीजन है। मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब आपका सिंध हमारा पंजाब, आप दो डबल लाना है। वो कहते हैं दो तो भी चोपड़ियाँ ही हैं, आप अपना संभाल लें, हम अपना संभाल लें। वो भी सियाने, वो उनका मौकफ है ना भी, हमने पंजाब अपना, हमने इमरान खान से जंग लड़नी है, हमने अपनी अगले 5 साल सोचने हैं, आप अपनी बिलावल को तैयार करें वो अपने लिए। वो तो बड़ी प्रिंसिपल असूल परस्त खातून है, बिल्कुल असूल की बात करें भी, अपना अपना सूबा है। ये अब राना वहाँ बैठते मैं वहाँ बैठता हूँ, अब जब मेरी बारी राने का काम है ना चुप करे, तो वो बिल्कुल सी वो कह रही थी जब हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम पंजाब हमारा सिंध तो फिर क्या मलिक साहब, इत्तेहादी हैं, फिर क्या हुआ? इत्तेहादी ये थोड़ा सा दिल पशोरी भी करना होता है, बस समझिया करो, सबको सब पता है। ऐसी कौन सी बात है, मतलब क्या है ऐसी कि चले कर ले पीपल्स पार्टी, मैं कहता हूँ अब छोड़ दे 1 मिनट के लिए, ये फैसल मीर 100 कर लो, 2000 फैसल मीर कर लो, कल ये हमला कर दे महंगाई पे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? और 2 करोड़ टॉक शो होता है, 15 करोड़ आने हैं जिनको बोलना आता है, कितना रोला पाया सी बिला दा, कितना गरीब आदमी की बात की है, कितनी महंगाई की बात की है। स्वाय तुम्हारे पासन का एक जर्नलिस्ट दिखा दो जिसने महंगाई की बात ना की, क्या होगा? सो व्हाट? तो ये अमी अल्फाजी होती है, टीवी टिकर बनाने की बातें। अच्छा, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं भाई, मैच इज फिक्स, सीधी बात है, मैच फिक्स है, मैं पावर फिक्स है। इजाजत दें तो ये इस पे अर्ज करूं, मैं वैसे ही एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूं कि जब हज़रत इब्राहिम को कुएं में फेंक दिया था ना, तो एक चिड़िया के मुतालिक कहा जाता है कि वो जाती थी दरिया में और अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और कुएं पे फेंक के फिर चली जाती थी। किसी ने कहा कि तेरी इस चोंच में भरे हुए पानी से तो आग नहीं बुझेगी, तो ये क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, आग बुझे ना बुझे, मैं अपने गरीब अवाम के लिए बोलता रहूंगा, इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलता रहूंगा, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। इस बात ये सोच के कि जी मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चुप होना, ये कोई तरीका नहीं है। तरीका ये कि आप जुल्म को जुल्म कहें। जुल्म खत्म कैसे होगा? ये आज जितनी अवेयरनेस बिलों के हवाले से आ गई है, आईपीपीस के हवाले से आ गई है, ये मलिक जैसे लोग बोले हैं तो अब आई है ना। आईपीपीस का आम आदमी को किसने बताया? हमने बताया, हम चीखे, हमने बताया कि जुल्म कैसे हो रहा है, तो लोगों को पता चला कि आईपीपीस क्या है। आज अगर हम बिजली के बिलों के ऊपर बात करते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, तो चाहे हुक्मरानों पे असर ना हो, लेकिन शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तो हम तो अपनी तरफ से निभा रहे हैं भाई, ठीक है ना। देखी जाएगी हमारी आओ बका, हमारी चीखों पुकार कभी तो रंग लेके आएगी, और लेके आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में हमेशा जुल्म रहता है, हमेशा जुल्म नहीं रह सकता। बिल्कुल। मलिक साहब, अब एक बात, जैसे कि मेरे खिलाफ जीएच के ऊपर एहतजाज के लिए उकसाने का बयानिया बनाया गया, इस तरह से बानी पीटिया कई दफ़ा कह चुके कि मेरा वो मतलब नहीं था, या मुझे बार बार जो है गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब उनके खिलाफ टेस्ट ले लें, उनके जो भी कल भी हमने देखा पोलीग्राफिक टेस्ट और ये टेस्ट होते, जब उन्होंने माननी नहीं वो बात, तो बार बार क्यों इस बात को उठाया जाता है? देखो इस बार टू बी ऑनेस्ट विद यू, देखो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप कोई बंदा भी कैद भी हो ना, मेरा वो हक की बात नहीं है, मैं क्या पता बेचारा क्या कह रहा है। मैं इसमें तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कम से कम इतनी तो मैं एक साफ बात करूँ ना, ये हमारे पास सारी चीज़ें फिल्टर्ड आती हैं। तो अगर वाकई वो देखिए उसकी जो मर्जी उसके क्राइम है, वो अपनी जगह है, उस पर इल्ज़ामत अपनी जगह। अगर वो एज ए पॉलिटिशियन बात करता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर बात करता है, मैंने 1 साल में 1.25 साल में उसकी कोई चीज़ लीगली नहीं सुनी, उसकी आवाज़ से नहीं सुनी, उसकी सोच से नहीं सुनी, तो मेरा हाल हमारे यहाँ ये जो बहस है, मुझे इस पर भी शक है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है।
तो दुनिया में मतलब वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो बंदा सामने ना हो, हम किस तरह मलिक साहब पोजीशन ले क्या सकते कह रहे हैं कि ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, जो मर्जी जिसमें उस पे आर्टिकल 6 लगे, वो कुछ भी कहे, आप कहते हैं ये कह दिया, अगले दिन जो मीडिया है वो उसको उसी तरह की पेंट करके बढ़ा देता है और एक नैरेटिव बन जाता है। एक चैनल ने सभा ने किया है ना, उन्होंने अपना रिपोर्टर ले लिया, उसने 2 दफा उससे पूछा है मलिक ने कि भाई बताओ उसने खान ने क्या कहा। उसने कहा जी खान ने कहा कि मैंने GHQ लोगों का था कुछ जाए मगर पूरा मरे। उसने कहा दोबारा बोलो उसने क्या कहा, वहाँ पे अपना राजा भी बैठा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने जो इमरान की बात को बड़ा समझूंगा एक रिपोर्टर, मैं किसी रिपोर्टर की तौहीन नहीं कर रहा, मेरा मतलब है कि जो है वही बात करेगा ना। हाँ तो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ है 13 महीने से, उसकी तो बात ही कोई नहीं है, किस तरह माने। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही, कल इतना मेरे कादरी का ट्वीट आ गया, वो कौन लिखता है, किस तरह आता है, अगर वो खां ही लिखता है तो यहीं से कंटिन्यू, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करें अदलिया के रोल के ऊपर। जजेस साहिबान जो हैं वो आज कितने आज़ाद हैं या पहले कितने आज़ाद थे अपनी बात बरमला कहने में। चाहता हूँ कि जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो, अदालतें खुली हों। जस्टिस आतिमुल्लाह साहब जो हैं वो आज एक न्यूयॉर्क बाग से खिताब कर रहे थे, बात करते उन्होंने कहा कि मैं TV चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसने अदम एतमाद के वक्त ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। मैं चाहता हूँ जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो, अदालतें खुली हो। राना साहब उन्होंने ये भी कहा कि 1999 में जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था तो काश तब भी अदालतें खुली होती। तो उन्होंने एक पूरे एक पाकिस्तान के पूरे जनरल उस पे पर्सपेक्टिव में बात की है। दूसरी चीज़ ये कि मार्शल लॉ क्यों हमें इतना पसंद है कि हर थोड़े अरसे बाद हमारे मीडिया में पेट में शुरू हो जाता है। अब भी जैसे कि जी को टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है और यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। वो हम वो को जब जमहूरियत होती है तो हमें टेक्नोक्रेट्स याद आ रहे होते हैं, जब टेक्नोक्रेट्स या मार्शल लॉ हो तो फिर हमें जमहूरियत का पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने वो उनके हमीदुर रहमान साहब का मलिक साहब पढ़ रहा था कि हमीदुर रहमान साहब ने रिटायरमेंट पे भुट्टो साहब को ख़त लिखा कि जी मेरे पास घर रहने को नहीं है, तो मुझे एक छोटा सा को प्लाट कीमतन दे दें तो मैं वो घर बना लूँ। अच्छा। तो उन्हें जो प्लाट मिला वो मेरे को 3-4 कनाल का था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना बड़ा प्लाट का क्या करना है, मुझे तो थोड़ा सा कोई 10-12 मरले का घर चाहिए। तो किसी ने कहा कि सर जी की कर रहे हो, ये प्लाट लें बेचें, बेच के फिर आप आलीशान कोठी कहीं भी बना लें, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कहा भाई आई एम सॉरी, अच्छा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो मेरी गुंजाइश के मुताबिक पैसों का चाहिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और हमीदुर रहमान वो शख्स हैं जिनका पाकिस्तान में कभी भी तस्करा ख़त्म नहीं हो सकता। जुडिशरी अपने करैक्टर से अपनी इज्जत करवाती है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अयूब खान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को कहा कि वो फला तकरीब है तो मैं भी होंगे, आप भी होंगे, तो वो नहीं गए। और पूछा कि किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ भाई, जिस में एक आर्मी वो क्या कहते हैं एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो वो हो, मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ और वो सदर पाकिस्तान भी है, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तो जब हमारी जुडिशरी को शौक पैदा हो जाता है ना, जैसे काजी फायज ईसा साहब तशरीफ ले गए थे पार्लियामेंट में और जाके बैठ गए थे उन लोगों के बीच में जिनके वो केसेस सुन रहे थे, ठीक है ना, उन लोगों के बीच में जो उनको को कह रहे थे कि जुडिशरी चोर है और जज चोर हैं और जज यूं हैं और जज यूं हैं, और वो उनमें जाके बैठ गए थे। तो ये शौक जो होते हैं ना जजिस को, फिर वो उसकी कीमत कौम अदा करती है। अदरवाइज तो आप देख लें जितने बड़े जज थे वो एक डिस्टेंस रखते थे सोसाइटी से भी, हुकूमत से भी। तो मैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को सलूट पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में जब उनकी बीवी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बना के पेश की गई, उनके बेटों का, उनके घर का डाटा लीक किया गया, और ये सबको पता है कि कैसे लीक हुआ था, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई जज अपने पैरों पे खड़ा रहता है
तो मैं ये समझता हूँ वो कौम का मोहसिन है। और जब भी पाकिस्तान में जुडिशरी की तारीख लिखी जाएगी, अतर मिनल्ला जो हैं उसमें हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ठीक, मलिक साहब जैसे कि राना साहब भी कह रहे हैं, आज उन्होंने बड़ी बड़मला कई बातें की। उन्होंने कहा कि ये जज की आजमाइश होती है, तो जजेस को जो है ना वो इस आज़ादी का टेस्ट देना होता है, तो घबराएं मत। तो अब आप समझते हैं कि जजेस ने सोच लिया है कि अब जो है प्रेशराइज नहीं होना, अब हमने उस तरह से डरना नहीं है, दबाव बर्दाश्त नहीं करना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इतनी सिंपल चीज़ होती है। जिस तरह मेरी राय है कि जो अदलिया है ना, अदलिया एक निज़ाम का हिस्सा है, वो एक जिस्म का हिस्सा है। अगर एक जिस्म में कैंसर है या जिस्म को बुखार है, तो ये मेरी अक्ल नहीं मानती कि मेरा सारा जिस्म बीमार हो, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरी अक्ल नहीं मानती कि मेरा सारा जिस्म जो है वो उसको फालज हो, मेरी टांगे फर्स्ट क्लास हो। आप अदलिया को डिवोर्स नहीं कर सकते पूरे सिस्टम में। जिस दुनिया में अदलिया इफेक्टिव है ना, वहाँ पे पार्लियामान भी इफेक्टिव होती है। जिस दुनिया में पार्लियामान इफेक्टिव होती है, वहाँ मीडिया भी इफेक्टिव होता है, वहाँ पे सरकारी मुलाजिम भी इंडिपेंडेंट होता है। इस तरह नहीं होता कि आप पूरा निज़ाम जो आप लॉ नेसनेस से चला दो, जज साहब फैसला करें। ये जो आज की अदलिया में अभी सोच रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि जागते रहे भाई, हमने क्या सोचा, सारी दुनिया में IPP का रोला पड़ा है, कितने हमारे जज। चले छोड़ देते हैं, हम पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। अब तो यार साबिक वजीर कह रहे हैं, या तो ना राना कह रहा है या जनाब ने कहा है, अब तो साबिक फेडरल मिनिस्टर यार जिसने हलफ लिया था इस मुल्क की खिदमत करने का, जो एक नामवर आदमी है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया कल, वो मेरा है जिस तरह शहबाज शरीफ ने नहीं उस दिन अखबार पढ़ा था, नवाज शरीफ की बारी, लगता है हमारे किसी जज ने नहीं पता कि IPP ने क्या किया। अच्छा, ये जागने की बात आप कर रहे हैं ना, चलो ये तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज है। इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस भी आया था जिसका नाम बंदयाल साहब थे, और बंदयाल का तो ऑर्डर था 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो मैंने कराने थे। मुझे एक बात बता दें, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था 8 फरवरी को, उस दिन किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझ आई कि यार हमारे तो इंटरप्रिटेशन ही नहीं सही हो रही। मतलब मैंने तो नहीं ना रोका था, आपने फैसला कर दिया था ना, बकौल आपके कि हमारा फैसला ही नहीं तुमने समझा। वो तो इमरान खान या PT 6 महीने बाद, साल के बाद रोते रोते आपके साथ मखसूस सीटें आई ना, तो आप आराम से बैठे रहे। आप 8 फरवरी को नहीं आपको पता चला सर यार ठहरो, हमने ये कहा है कि निशान इसको नहीं मिल सकता, हमने PTA पे मुकदमा नहीं लगाया। एक प्रेस रिलीज की मारती आपकी ये बात, पाकिस्तान कितना सुलझ जाता। फिर ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, ये कोई 200 साल पहले नहीं लिखा गया, बस इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूँ। यहाँ लाहौर का जो चीफ जस्टिस है वो जाके पूरे जजों के सामने कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बाकी राणा दिलेर है, मैं तो राणा राजपूत नहीं है, मैं तो डरपोक सा आदमी। तो ये किस जमाने की मैं बातें कर रहा हूँ, 1981 की या 1881 की, सब कुछ हो रहा है। मैं IPPs की बात मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 2 नोम ही है। एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का केस है कि इस मुल्क की बेइज्जती हुई है, रियासत की बेइज्जती हुई है, एक उनका केस है। पाकिस्तानी अवाम की अगर कोई 9 मई है तो वो IPPs है। तो किधर है मेरा अदालती निज़ाम? इस निज़ाम में सबसे बड़ी जो चीज़ लिखी गई है ना, वो ये लिखी गई है कि अदलिया का सबसे पहला फ़र्ज़ है बेसिक ह्यूमन राइट्स का, पाकिस्तान की अवाम को प्रोटेक्ट करने का। तो जो अगर IPPs की आपने बातें बता दी है, या जब एक वजीर कह रहा है कि 175 रुपए का यूनिट बिका है, एक वजीर कह रहा है 5 रुपए का यूनिट बिका है, आप कहते हैं जी कि अदालत अगर खुली रहेगी तो मार्शल नहीं लगेगी। फिर जाते जाते मैं ज़्यादा ही कोई लंबी बात कर दूँ, 2007 में ये डिजिटल लेवल का बंदा, हम लोगों का एक्सपीरियंस है। 2007 में जब मुशर्रफ ने दूसरी मार्शल लगाई है ना, फॉर योर वेरी वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, चीफ जस्टिस इफ्तिखार अपनी फुल कोर्ट के साथ इस्लामाबाद में बैठा, उसने रात को अदालत लगाई है और उसने इसको डिसमिस किया है। उसने कहा ये नहीं कर सकता। क्या क्यों हुआ था बताओ मुझे, बताओ क्यों ऐसी दूसरी मार्शल पे क्या हुआ था? वहन आ गई थी कैदी, तो फिर कैदी पकड़ने वाली। 2007 याद कर रहे हैं, मुशर्रफ को एक अल्लाह ताला ने 2 शरफ दिए हैं, एक दफा उसने नहीं 2 दफा मार्शल लगाई है उसने। बात तो ठीक कर रहे हैं, कैदी बहन बाहर खड़ी हो गई थी आके। नहीं वो उसने इमरजेंसी लगा दी, जो PCO लोगों ने जज बुलाना। दुनिया कैसे चलती है, अदालतें, पार्लियामेंट और दुनिया कैसे तरक्की करती है। ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ, उन्होंने CIA के हेड, जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है, हम इकट्ठे बैठे थे कल, और क्या बेइज्जती की उसकी। तुम नाअहल हो, तुम यूं हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम धोखा दे रही हो, तुम यूं कर। मैं वो जुमले पढ़ के हैरान हो गया। इस्तीफा, ठीक है, और इस्तीफा दें, ठीक है, बुला लो किसी को, नहीं वो देना पड़ा उसको। आप बुलाए ना किसी को, अगर अदालतें आजाद है तो जो जजेस ने अपने खत में जिन पे इल्जाम लगाया था, आप तो उन्हें नहीं बुला सके यार। उन्होंने तो CIA के इंटेलिजेंस एजेंसी की जो चीफ थी उसे बुला के बेइज्जत करके इस्तीफा ले लिया।
कर सकते हो तुसी? हिम्मत है किसी में इतनी कि वो ये बात कर सके, ये को बात कहे, सोच भी सके? तो दुनिया अगर आज कौम बाइज्जत है ना, तो वो इसलिए है कि उन्हें अपनी इज्जत नफ्स का एहसास है। ठीक। हम तो एक रानदा दरगाह किस्म की कौम है। हमें आप ऊपर बैठ के शहबाज शरीफ साहब फिर वही जुमला आ जाता है नवाज शरीफ साहब का कि जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। उन्हें नहीं पता उनका भतीजा IPP एक कंपनी का मालिक है। बिल्कुल है, तो उन्हें नहीं पता था, उन्हें पता था क्या मेरा भतीजा बेनिफिशियरी है, उसको नहीं रोक सके, बाकी को तो छोड़ दे। शहबाज शरीफ वो अपने बेटे को नहीं रोक सके कि यार कितना खाना है तुमने इस कौम का, बस कर दो, बाकियों को तो छोड़ ही दें। चले चीनियों ने आज इनकार कर दिया है IPPs, उन्होंने कहा जी हम नहीं कम करेंगे। और दूसरी चीज ये कि देखें जो जजेस है ना, जुडिशरी IPPs में नहीं बोल पा रहे, ये क्या, उसकी एक रीजन है कि माजी में हमारे एक जज साहब ने अपने आप को हीरो बन के रेकोडेक के ऊपर एक भोंडा सा फैसला दिया और हमें $8 अरब इंटरनेशनल अदालत में जुर्माना हो गया। सही। ठीक है, तो ये काम मेरा ख्याल है अदालतों का नहीं है। सही। ये काम हुकूमत का है। अदालतें इस पे कुछ नहीं कर सकती। रिकोडेक वाले पे हमने $8 अरब का हम पे जुर्माना अदालतों के गलत फैसले की इंटरप्रेट करने की वजह से हुआ, क्योंकि उन्हें बैनुल अक़वामी शायद कवानीन का नहीं पता था कि कैसे चलते हैं। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत उनसे बात करे, तो हुकूमत क्यों गल करे? ऐसे ही रहना। हुकूमत तो खुद बेनिफिशियरी है, ऊपर से तो रोला पाई जाओ तो अंदरों अंदरों खाई जाओ। ठीक है, जो मेरी मरियम लीडर ने एक दफा कहा था कि जब अगर किसी जगह पे पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो समझो कि वजीर आजम चोर है। मैं तो नहीं कहता, मैं तो अपनी मरियम साहिबा के पीछे चलता हूँ, वो जो कहती है मैं तो उस पर यकीन करता हूँ। बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, राना साहब की बात के बाद तो बस यही लगता है कि बस फिर खामोश हो जाए, अपने मरने का इंतजार करें। नहीं वो ठीक है, उसका मैं एक और चीज़ चलते चलो हमारी तो अक्सर आदत होती है ना पॉलिटिकल बात करते हैं जी कि मीडिया पे दबाव है, अदालतों पे दबाव है। मैं एक दबाव की और बात करता हूँ। मैं आपको ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत की जो मरदमशुमारी है ना उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि 2,75,00,000 बच्चे स्कूल में नहीं जाते। अब पाकिस्तान का आइन कहता है, मैं क्योंकि इतना अच्छी मेरी अकल नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट आर्टिकल, अगर क्योंकि हम शो में बैठे हैं, आप चाहें तो आप एग्जैक्ट आर्टिकल पढ़ सकती हैं जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान का जो बच्चा जिसको मेरे ख्याल 5 साल से जो 13 साल है या 9 साल है, उसकी तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत की है। ये मेरा आइन कहता है। तो भाई चलो छोड़ दिए, हम तो पॉलिटिकल 5 मिनट के लिए भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो यार 75 साल में मुझे तो कोई ऐसा सू मोटो नज़र नहीं आया किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मेरा काम है तशरीह करना आइन का, तो मैं तशरीह कर रहा हूँ, तो बताओ ये किधर है। मैं और राना जब हम छोटे थे ना, आप सुन के हैरान रह जाएंगी, आप सुन के हैरान हो जाएगी। मैं इसलिए बोलने लगा कि जो ये यंग जनरेशन जो है वो सुन रही हो। जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ ना, तो हमारी साल की फीस जो थी ना वो ₹1 से कम थी। तो वो उसकी टेक्निकल कोई गिनती नहीं होती थी, गिनती नहीं थी, मतलब कोई रकम नहीं थी जिससे हम दे सके। थैंक यू टू जुल्फ़कार अली भुट्टो। मैं तो सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। ₹1 फीस मैं घंटे की नहीं बता रहा, पूरे साल की बता रहा हूँ। मैं आई एम रावियन, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ। 1 साल की जो मैंने फ़ीस दी थी कितनी, ₹350। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। मैंने 1 साल पहला जो था मैंने ₹720 दिए पूरे साल के, दूसरे के ₹800 दिए। कौन वाली वारस था मेरा? स्टेट थी मेरी। मुझे तो हमने तो मेरे बचपन में पाकिस्तान 70s 80s 90s में तो हॉस्पिटल था, स्कूल सारे क्यों बनाना, ऐसे नहीं है। अब मुझे बताओ ये किसका आइन था? ये 73 का आइन था, ये पाकिस्तान का आइन था, और ये अदालतों को कुछ नहीं पता। अब ज़रा मुझे ज़रा अल्लाह ताला तुम्हें जब बच्चे तुम्हारे देगा, ज़रा मुझे पढ़ा के दिखाना, किसी बच्चे को ₹700 1 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा के दिखाना ज़रा। राना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं मलिक साहब कि हमारी अदालतें या हमारा सिस्टम या हमारी हुकूमत उस तरह से डिलीवरी नहीं कर पा रहा जिस तरह से उनको करना चाहिए था। देखिए मलक ने चूँकि माजी की कर दी, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का इसने जिक्र किया, की बात कर रहा हूं ना, तो मेरे जैसे मलक जैसे पता नहीं लाखों लोग हैं जो भुट्टो का देन दे ही नहीं सकते। अगर वो ये तालीम फ्री ना करता तो हम शायद पढ़ ही ना। मैं तो ओपनली कहता हूँ, मैं तो अखबार बेचता था बसों में, तो मेरा तो बाप फीस नहीं दे सकता था। मुझे तो जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजह से तालीम मिल गई, ठीक है, और उसने एक आइन दे दिया। मेरा सवाल ये कि हमने उसके साथ क्या किया। हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो को
गद्दार टाइप करार दे के फांसी दी। अदालतों ने उसका टूल बने। उसके नमाज जनाजा पढ़ने वाले 5 लोग थे, उसकी कब्र में तेजाब डाल दिया गया ताकि वो ना हो सके। कहा यह जाता है कि भुट्टो साहब को शहीद होने से पहले ही मार दिया गया था। कहा यह जाता है कि जेल में उन्हें जितना टॉर्चर किया गया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो हम तो इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि जिसने हम पे इतने एहसान किए हमने तो उसे मार दिया, और वो हर वो शख्स मारा जाएगा जो अच्छा करेगा, जो अवाम की, गरीब की, आइन की, कानून की बात करेगा, जो लूट मार डाकुओं के खिलाफ बात करेगा। उस दौर में भुट्टो के खिलाफ कौमी इत्तेहाद बना था, 9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। आज इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बने हुए, ठीक है। उस टाइम भी सूरत हाल इसी तरह कुछ थी, आज भी वही है, ठीक है। हम तो नहीं बदले, ना हमारे हालात बदले, लेकिन ये कि हम हमेशा ये तय किया कि जो अवाम और गरीब की बात करेगा ना उसके साथ यही होगा। और आयन का आखिरी जुमला सुन लें, मलक आयन की कह रहा था ना, लतीफे छोटे से 2 सुन लें। आयन में है कि उर्दू हमारी कौमी जबान होगी, ऐसे ही है, और सारा कुछ प्रोसीडिंग्स ये वो इंग्लिश में होती है, उर्दू नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब और सुन लें, हमारा पहला आइन का जो वो है ना, वो है कि पाकिस्तान के तमाम कवानीन शरीयत के मुताबिक होंगे, ठीक है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे, ठीक है। और कारोबार हम सूद में करते हैं, ठीक है, जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मुखालफत की। अदालतों को नहीं पता इस बात का, मैं वही अब सुन लेना। अच्छा, अगर वैसे आप पढ़े ना, आइन में हद तक इज्जत नामी कोई चीज नहीं है, कोई कानून नहीं है, सही, ठीक है। असि अपने 6-6, 7-7 कानून 8-8, 9-9 कर लेते। आइन तो हमने ताकतवरों की घर की बांधी है, उसे जैसे चाहें वैसे नचवा सकते हैं, मोल्ड नहीं, तुम नरम जुमला बोल रही हो, ये बात ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को जैसे चाहे नचवा लें। बंदियाल अगर बोले तो आइन के साथ आप बांदर किला खेल सकते, ठीक है, लेकिन काजी फैज बोले तो फिर आइन सही हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कि आप अंदाजा करें कि हमने अपने मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, ठीक है। और हम जमहूरियत के कस्टोडियन हैं, और हम इस मुल्क में मुल्क दुश्मन जितने भी होंगे उन्हें चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। और 1947 से लेके आज तक हम बस आवाम के मसलों को कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप इसके जो मसले हैं वहीं के वहीं हैं, बेनिफिशरी कौन कौन है और उसका हल क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म कर गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। मलिक साहब, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, असल में जो हुकूमतों का काम होता है, ये हुकूमतें को कारोबार तो करती नहीं है, उनका काम होता है कि जो कवानीन बने या रूल्स बने उनका एक ही जिम्मेदारी, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, वो आवाम को प्रोटेक्ट करती है। अब एक सिस्टम आपने बनाया ओगरा का, ओगरा एक सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, रियासत का हिस्सा है, वो इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, उसके हिसाब से जो उतार चढ़ाव होता है वो वज़ीर आज़म को बता देते हैं कि भाजी ये हो रहा है। अब वज़ीर आज़म ने क्या देख रहे हैं, वज़ीर आज़म को बिजनेस मैन नहीं है, वो मेरा भी बाप है, वो अपोजिशन का भी बाप है, वो पंजाब का भी बाप है, वो सिंध का भी बाप। अल्लाह ताला ने उसको एक जिम्मेदारी दी है कि तुमने इस यहाँ की जो आवाम है, ऊपर आसमान पे अगर अल्लाह में है तो वो हमारा सरबरा है। अब उसने उस समरी को देखना है कि इसमें अवाम के लिए क्या चक्कर है। पहले तो सबसे पहले मैं इससे बड़ी मतलब क्या जुल्म होगा जो कोई 1-9 में ही हुए इस मुल्क में। मुझे आप पहले ये बता दें कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है तकरीबन $1500 है, अमेरिका की है $95,000 की। जब आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मार्केट, तो आप पता क्या बात करें, आप अमेरिकन डॉलर की बात कर रहे हैं, आप उस मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे आमदनी $95,000 है। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब घटिया से घटिया, मामूली से मामूली, जितनी मर्जी लो कॉलम में $16.5 पर कैटर की सैलरी से नीचे आप अमेरिका में किसी को नहीं रख सकते, और वो $800 बनता है। यानी कि अगर आप 8 घंटे काम करें उस $16 के साथ, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। पहले तो तुमने मेरे से ये जुल्म किया कि मुझे देते रुपया में हो, और मेरी जो तेल की कीमत लगवाते हो इंटरनेशनल मार्केट से वो डॉलर में लगवाते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ।
अब उसमें रही एक असर जो नया बम चलना है वो अपने लिए हुकूमत अपने को आज़ाद करती जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो प्राइस है ना, ये जो तेल मंगाने वाली कंपनी ये करेगी। अब कंपनियां मतलब क्या मैं कोई वो तो कोई मियां लेवी जो है फिर कौन लेगा? नहीं, वो लेवी वही हुकूमत लेगी। मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, कीमत का मुकर्रर करने की। अब जिस तरह आप तेल मंगवाते हैं ना, इंटरनेशनल कंपनी है, मैं हूँ तो मैं कहूँ जी कि कंपनी बढ़ गई है, तेल बढ़ गया, साथ मेरे भी ये डाल लो, मेरा भी किराया डाल लो, मेरा भी शिप के इतने पैसे लगा लो, मेरे कंप्यूटर के इतने पैसे लगा लो, मैं प्रॉफिट भी मेरे हाथ में आ जाएगा। तो पहले आप पे एक चेक था, वो चेक था थोड़े से पाकिस्तान लोगों का रिलीफ, तो आप उसको बिल्कुल आज़ाद कर रहे हैं। मैं सिंपल आप जुबान में ये कह रहा हूँ, आपने पाकिस्तानी तेल की कीमत को टोटल इंटरनेशनल मार्केट के वाले कर दिया। सर, वज़ीर मुल्क ख़जाना कहते हैं कि एहसास से 60 रुपये यूनिट पर दुकान और 40 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता। क्या कैसा एहसास है ये? हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना, बातों में ही है सिर्फ। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं चल सकता, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए, लिहाजा तुम फौत हो जाओ सारे। ठीक है ना, वो तो आपको बता रहे कि भाई इतने में तो नहीं पे चल सकते घर, तो तुम थोड़ी सी शर्म करो कि मर जाओ। हाँ, नहीं चला के था, नहीं कि आप थोड़ी सी शर्म करें मर जाए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई नहीं चल सकता, तो आप में चलाए जा रहे हैं, आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है ना। और ये जो आपने अब नया एक दरफुंतनी का आगाज फरमाने लगे हैं कि जी वो उन्हें दे दिया जाएगा ऑयल कंपनियों को, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आई थी कि वो जो प्राइस नीचे लाई गई थी, फिर एकदम वो वापस की गई। 40 रुपए वज़ीर आज़म ने कहा, फिर वो 11 रुपए। वो आपको पता है क्यों हुई थी? क्यों? ये ऑयल कंपनियों के प्रेशर से। ओके, ठीक है ना। ठीक। मुशर्रफ साहब का एक मैं सुन रहा था कि वो कहते थे कि हमें जब ये कहा जाता था ना 1 पैसा बढ़ा दो तुम ये बिजली के ऊपर, तो पता नहीं कितने अरब की किकबैक आपको मिल जाती थी। सही। तो जो 40 रुपए अवाम को मिलने थे और अचानक वो नहीं मिल सके और वो 11 रुपए हो गए, तो वो 29 रुपए जो थे, 29 रुपए जो थे, वो कहाँ गए? सही। किसको, कौन बेनिफिशियरी हुआ था? ये जो ऑयल कंपनियां हैं, इनका प्रेशर जो था, क्यों नहीं आप ले सके थे? तो जेड़े हुन नहीं ले सकते, और जब इनके हाथ में ही सारा कुछ आ जाएगा, सिर्फ एक फायदा होगा इन्हें कि गाला नदियाँ कट जाएंगी, गाला उन्होंने पैनियां शुरू हो जाएंगी। ये जो हर यकम को और 15 को फैसला ऐलान, लोग चांद देखने के लिए इकट्ठे नहीं होते, गैस पेट्रोल की कीमतें देखने के लिए इकट्ठे होते कि कितना बम चलने लगा है। ठीक है ना। तो वो गालियां इन्हें कम पड़ जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी बात यह कि आप कहां से किस चीज से बचोगे। हमारे यहाँ तो मौजों का मुल्क है। मैंने अभी देखा मलिक साहब, इस मुश्किल बुरे वक्त में एक मौजज़ा हुआ है। एक बेचारा आदमी है, उसके घर का बिजली का जो मीटर है वो बंद है, फिर भी उसे 15,000 का बिल आ गया। देखिए कितना बड़ा मौजज़ा है कि बंद मीटर पे आ गया। यार दुनिया में कहीं ऐसा मौजज़ा हो सकता है? मुझे तो एक बंदा बता रहा था घर में गैस ही नहीं, ना मीटर है, उनको मीटर बिल आ गया। उन्हें लेने तो भी उन्होंने देंगे कि आपको ये ले लें। तो इस तरह के जुल्म, जबर के, नाइंसाफी के, बददियानती के माहौल में अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको सुबह उठते हैं तो तय करते हैं कि आवाम को तकलीफ मजीद किस काम से हो सकती है, वो कर देना है। ठीक। मलिक साहब, गुजरांवाला में भी जो है वो 5 अफराद बिजली की वजह से जो है वो कत्ल हुए हैं। तो ये जहनी दबाव, जहनी प्रेशर जो आम इंसान की ज़िंदगी पर आ चुका है, इसका कौन मुदावा करेगा? आखिर हुकूमत कब सोचेगी इस सब के बारे में? कब आएगा वो हाई टाइम? आप किसी भी नफ्सिया दान के पास चले जाएं, वो जिसको कहें यार कोई इंसान, जिसको हेल्दी इंसान कहते हैं, वो किस चीज़ से बनता है? वो आपको यही कहेगा कि उसकी सेहत अच्छी हो, उसको बीमारी ना हो, उसकी जो जायज़ ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बस मतलब कोई गलत काम के लिए पैसा बनाएं। आपके पास जायज़ ज़रूरतें क्या होती हैं? आपका घर हो, आपके बच्चों की तालीम के आपके पास पैसे हो, आप बिजली अगर इस गर्मी में सब उसमें अगर थोड़ा सा एयर कंडीशन चला लें तो उसका बिल दे लें। मैं जायज़ ज़रूरियत की बात कर रहा हूँ। अब मुझे आप बता दें कि जहाँ आप इंटरनेशनल प्राइस में आप डॉलर में बिजली बेचेंगे और डॉलर में आप पेट्रोल बेचेंगे, तो वहाँ का आदमी, इंसान जो है, आदमी से मुराद में औरत मर्द की बात नहीं कर रहा, इंसान नॉर्मल रह सकता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो नॉर्मल रह सकती है। आपको हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है। मतलब मैं कई लोगों से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारा
वो उसको स्लीप डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। वो स्लीप डिसऑर्डर इस तरह हो गया कि सोए से उनको एक स्ट्रेस होता है कि यार एसी चल रहा है, पता नहीं अब इसका बिल आएगा। सही। हाँ, लोगों के अंदर ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना शुरू हो गया कि आप बैठे इस कमरे में, उधर बल्ब तो नहीं ऐसे चल रहा। माँ बाप बच्चों पे बड़े हार्श होना शुरू हो गए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये पंखा नहीं बंद करके। बच्चों की कदाएं होती ऐसे हैं, ही। उनको तो नहीं ना पता कि वो लकीली पाकिस्तान पैदा हो चुकी है, तो हमें तो पता लग गया। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपने एक इंतहाई अनहेल्दी साइकोलॉजी पैदा कर दी है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे ही मर्डर करेगा, इसमें चिड़चिड़ापन, इसमें एग्जाइटी, इसमें डिप्रेशन, इसमें गुस्सा, इसमें बिला वजह झिझकना, लड़ना, आप किसी साइकोलॉजी से पूछ लें, अगर वो डिनाई कर दिया। राना साहब, ऐसे कंट्री में या ऐसे मुआशरे में जहाँ इतना सियासी तनाव आपके जहन पर सवार हो, अदर दैन के बाकी भी इश्यूज आपने रिजॉल्व करने हैं, कमाना भी है, वो सब चीज़ें, तो किस तरह से फ्लरिश कर सकता है इस तरह का माशरा? देखिए, पाकिस्तानी तो इस टाइम मलिक साहब, वो एक उर्दू का लफ्ज़ था बिलबिलाना, तो मैंने लगता है पूरी कौम बिलबिला रही है। ठीक है। और वो जो दिल पाकिस्तान था ना, अब सारे कहते हैं बिल पाकिस्तान। ठीक है, हमारे लिए मौत, ज़िंदगी, खाना पीना, उठना, सब कुछ एक ही चीज़ पे आ गया है, वो है बिल। सही। अच्छा, और इस बिल के नतीजे में खुदकशियाँ भी बढ़ रही हैं, कत्ल भी बढ़ रहे हैं, घरों में झगड़े भी बढ़ रहे हैं, और जिन घरों में झगड़े नहीं बढ़ रहे उन घरों के लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या कोई एक जगह ऐसी है, इंक्लूडिंग सारे बड़े इदारे, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग एवरी पावरफुल कॉरिडोर, क्या आवाम के लिए जिसने एक लम्हे को भी कोई सोच रहा है कि ये मर रहे हैं, ये मर जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा? कोई एक भी सोच रहा है? नहीं सोच रहा। और ये सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने मज़ीद और मर जाएंगे। आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखिए, डरे उस वक्त से जब ये महल चुबारे, ये ऊंची शान, ये ऊंचे शिमले, इन पे हाथ ना पड़ जाए इस मखलूक का। ठीक। दुनिया में इसी तरह इनकलाब, भूखा जब मरने लगता है और अपने बच्चों को भूखा मरता देखता है ना, तो फिर उसे किसी की इज्जत कोई नहीं होती। बड़े तुसी हद तक के फलाते, हद तक के फलाते, हद तक के फलाते बिलबाज कर जानते हो। ठीक है, इन 24 करोड़ लोगों के बच्चे जब मरेंगे ना, तो कोई इज्जत शिज्जत सब कुछ लपेटी जाएगी। डरे उस वक्त से, बस वो रहम करें आवाम। ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। खुदारा जो है वो आम का भी कुछ सोचे, अपने बच्चों के साथ हुकूमत को चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।